इतने में केबल वाले ने बाहर से काम खत्म कर लिया था और काशिफ इसे घर के अंदर ले आया। सह में लगे 4 बल्बों में एक ही बल्ब था जो कि जल रहा था, बाकी के 3 बल्ब खराब हो चुके थे, जिसकी वजह से सहन के कुछ हिस्से में इनीरा था। इतने में केबल वाले ने एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई वहां का बल्ब भी जला दो। काशिफ ने कहा, भाई वहां का बल्ब खराब है, हम कल ही तब्दील कर लेंगे, क्योंकि आज तो सारा दिन हम सामान उठाते हुए थक गए हैं, इस वजह से इन बल्बों की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। केबल वाले ने कहा, चली कोई बात नहीं, मैं अपने मोबाइल से ही काम चला लूंगा। ये कहकर केबल वाले ने सहन के इनीरे हिस्से में सीढ़ी लगाई और बैग में से कुछ गठियां और हथौड़ी लेकर सीढ़ी पर चढ़ गया और तार को जगह जगह से गठियां लगाकर दीवार पर फुट करने लगा। और काशिफ भी अपने मोबाइल की लाइट जलाए इसके पास खड़ा हुआ था। इतने में आसिफ ने काशिफ को आवाज दी और काशिफ ने केबल वाले को कहा, भाई मैं अभी आता हूँ। केबल वाले ने कहा, हाँ जाए, मैं कर लूंगा काम। और काशिफ आसिफ की बात सुनने कमरे में गया और जब काशिफ आसिफ की बात सुनकर वापस सह में आया तो जैसे ही काशिफ ने केबल वाले की तरफ बढ़ते हुए अपने मोबाइल की लाइट जलाकर केबल वाले की तरफ देखा तो अचानक काशिफ के रूंगटे खड़े हो गए, क्योंकि केबल वाला सीढ़ी पर चढ़ा अपने काम में मसरूफ है। इसकी सीढ़ी के पास एक भयानक सी शक्ल वाली कोई औरत खड़ी थी और वो केबल वाले को देख रही थी। इस औरत की शक्ल आधी जानवर जैसी लग रही थी और उसके बाल जमीन पर लग रहे थे। जैसे इस खौफनाक औरत ने अपना हाथ सीढ़ी पर रखा तो इसके हाथ को देखकर काशिफ का पेशाब निकल गया, क्योंकि इसके हाथ की 8 उंगलियां थीं और बहुत ही लंबी और क्लेमड़े थीं, जिसमें चीरफाड़ करने वाले नाखून थे। इस औरत ने काशिफ की तरफ देखा तो काशिफ की शलवार पूरी तरह से गीली हो चुकी थी, लेकिन इसको देखकर काशिफ इसी जगह खड़ा बुरी तरह कांप रहा था। यहाँ तक कि काशिफ के हाथ में जो मोबाइल की लाइट भी जल रही थी वो भी पूरी तरह से हल रही थी, लेकिन केबल वाला पूरी तरह से हर चीज से बेखबर अपना काम कर रहा था। काशिफ ने अपने कदमों को उठाने की कोशिश की, लेकिन ना तो काशिफ से आगे बढ़ा जा रहा था और ना पीछे की तरफ जा रहा था। काशिफ ने केबल वाले को आवाज देनी चाहिए पर उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत ने काशिफ के जिस्म को अपने काबू में कर लिया था, क्योंकि वो औरत मुसलसल अपना मुंह काशिफ की तरफ करके अपनी सुर्ख चमकती हुई खौफनाक आंखों से काशिफ की तरफ देख रही थी और काशिफ भी एक जगह जाम हुआ इसे देखकर कांपे जा रहा था। जैसे ही इस औरत ने केबल वाले की तरफ देखते हुए इसकी टांग पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो काशिफ ने पूरी ताकत से केबल वाले को कहा, भाई बच्चों। काशिफ की आवाज सुनते ही केबल वाले ने काशिफ की तरफ देखा तो इतने में इस औरत ने केबल वाले की टांग पकड़कर इसे खींचकर झटके से नीचे गिरा दिया और जैसे ही केबल वाला नीचे गिरा इसी वक्त पर आसिफ और तौसीफ भी भागकर काशिफ के पास आ गए और वो भयानक औरत इसी वक्त गायब हो गई। आसिफ ने कहा, क्या हुआ काशिफ, तुम ये किस पर चलाए हो? इतने में तौसीफ ने काशिफ की तरफ देखते हुए कहा, आसिफ भाई ये देखो, ये तो बुरी तरह कांप रहा है। आसिफ ने जल्दी से काशिफ के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, काशिफ क्या बात है, बताओ जल्दी। बोले ही अपने कांपते हुए हाथ से केबल वाले की तरफ इशारा किया। आसिफ ने केबल वाले की तरफ देखा तो वो जमीन पर लेटा हुआ अपनी एक टांग को पकड़कर तड़प रहा था। आसिफ दौड़कर केबल वाले के पास पहुंचा और इसे सहारा देकर उठाया, लेकिन केबल वाले से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वो कह रहा था, भाई मुझे कहीं बैठा दो, मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। आसिफ ने, पर भाई ये हुआ कैसे? केबल वाले ने मुश्किल से बोलते हुए कहा, भाई पता नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा था। इतने में काशिफ भाई ने चीख की कहा, बच्चों, और इसी वक्त किसी ने मुझे टांग से खींच कर गिरा दिया, लेकिन जब मैं गिरा तो मेरे आसपास कोई नहीं था। आसिफ ने कहा, भाई हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम चलू मेरे साथ। और फिर आसिफ ने तौसीफ को आवाज देते हुए कहा, तौसीफ काशिफ को भी अंदर लेकर चलू। इसके बाद सब कमरे में चले गए और आसिफ ने जल्दी से केबल वाले की टांग से इसकी शलवार का पाउंचा ऊपर उठाते हुए इसकी टांग को देखा तो इसकी टखने पर चोट लगी हुई थी जो कि सूजा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके टखने के पास से गोश्त मांस अंदर से फट गया था और उसके टखने से थोड़ा सा ऊपर उसकी टांग पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने इसकी टांग को दबाकर पकड़ा हो। तहरीर दीमी वुल्फ। आसिफ ये देखकर हैरान हो रहा था। इतने में तौसीफ ने कहा, आसिफ भाई ये काशिफ को देखो, इसको अचानक बहुत बुखार चढ़ गया है। आसिफ ने जैसे ही काशिफ की तरफ देखा तो वो भी सोफे पर लेटा हुआ था और उसकी टांगें सोफे से नीचे थीं और जूते पहने हुए था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बैठे हुए ही लेट गया हो। आसिफ केबल वाले के पास से उठा और काशिफ को जाकर देखने लगा। काशिफ की आंखें बंद हो चुकी थी। आसिफ ने फौरन काशिफ के माथे पर हाथ रखा तो इसका माथा पूरी तरह से तप रहा था और काशिफ लेटे हुए ही कांप रहा था। आसिफ ने कहा, काशिफ क्या हो रहा है, सर्दी लग रही है क्या?
तो काशिफ ने कांपती हुई गर्दन हल्के से हाँ में हिला दी। इतने में आसिफ काशिफ के जूते उतारने लगा तो उसकी नजर उसकी गीली शलवार पर पड़ी तो आसिफ ने तौसीफ को कहा, यार ऐसा लग रहा है जैसे इसका पेशाब बीच में ही निकल गया है, तुम जल्दी से इसके जूते उतार कर इसे सही से लेटा दो और उसकी शलवार को बदलो, इस पर कोई कंबल लाकर डालो और उसकी गीली शलवार उतार कर धोने वाले कपड़ों में फेंक दो। मैं जल्दी से किसी डॉक्टर को लेकर आता हूँ, और हाँ, रुखसाना और बच्चों को इस कमरे में ना आने देना। तौसीफ ने कहा, ठीक है भाई। आसिफ ने जल्दी से अपने बाइक निकाली और डॉक्टर को लेने चला गया। इस दौरान तौसीफ ने एक चादर लाकर काशिफ पर डाली और उसकी गीली शलवार उतार कर बाहर वॉशिंग मशीन के पास फेंक आया और एक पानी का गिलास लाकर केबल वाले को देते हुए कहा, ये लो भाई पानी पी लो। केबल वाले ने पानी के 2 घूंट पिए और गिलास वापस तौसीफ को देते हुए कहा, ये काशिफ भाई को क्या हुआ है, अभी कुछ देर पहले तो ठीक थे। तौसीफ ने कहा, हाँ, इसे अचानक बुखार चढ़ गया है। तहरीर दीमी वुल्फ। केबल वाले ने कहा, तौसीफ भाई मुझे एक बात की समझ नहीं आई, जब मैं गिरा था तो मुझे ऐसे लगा था कि मुझे किसी ने टांग से पकड़ कर गिराया है, लेकिन वो तो कोई था ही नहीं, ये क्या चक्कर है। तौसीफ ने कहा, भाई आपको वाकई में नहीं पता कि आपको किसने गिराया। केबल वाले ने कहा, नहीं भाई, मैंने किसी को नहीं देखा, शायद वहां अंधेरा था जो कि मैं किसी को देख नहीं सका, लेकिन जैसे काशिफ भाई ने मुझे जोरदार आवाज में कहा था कि बच्चों, तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने किसी को देखा होगा, पर वो कौन हो सकता है जो इतनी जल्दी वहां से चला गया। तौसीफ हैरत से केबल वाले की तरफ देखते हुए बोला, भाई क्या तुम इस घर के बारे में कुछ जानते हो। तो केबल वाले ने कहा, नहीं भाई, मैं तो अभी 1.5 माह पहले इस इलाके में काम करने आया हूँ, इस वजह से मैं अभी बहुत कम लोगों को जानता हूँ यहाँ। तौसीफ ने कहा, हमारा भी आज यहाँ पहला दिन है। केबल वाले कहा, हाँ बताया था काशिफ भाई ने। तौसीफ ने कहा, वैसे आपका कितना काम बाकी था जब आप गिरे थे। केबल वाले ने कहा, बाहर से तो मैंने कनेक्शन कर दिया था, अब बस अंदर से तार को दीवार के साथ साथ लगाकर आपके टीवी लॉन्च तक ले कर जाना था और फिर टीवी के पीछे तार लगाकर ट्यून करनी थी, बस यही काम था। तौसीफ ने कहा, इसका मतलब है कि अगर हम ऐसे ही तार टीवी के पीछे लगाकर ट्यून कर लें तो क्या केबल आ रही होगी इस तार में। केबल वाले ने कहा, हाँ, कनेक्शन जो हो गया है, अब सिर्फ तार ही लगनी टीवी के पीछे। तौसीफ ने कहा, ठीक है, इसका मतलब आज रात हम टीवी प्रोग्राम देख सकते हैं फिर। केबल वाले ने कहा, हाँ जरूर। अभी तौसीफ ने केबल वाले को अपनी बातों में लगा कर रखा ही हुआ था कि अचानक बाहर सहन से सीढ़ी घसीटने की आवाज सुनाई दी। ने कहा, भाई ये सीढ़ी को कौन छेड़ रहा है, देखना जरा। तौसीफ ने कहा, अच्छा मैं देख कर आता हूँ। ये कहकर तौसीफ बाहर सह में गया तो हक्का बका रह गया, क्योंकि कोई सीढ़ी को पकड़कर घसीटते हुए दूसरी दीवार तक लेकर जा रहा था कर नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सीढ़ी खुद ही सरकती हुई दीवार की तरफ जा रही है। तौसीफ फौरन पलट कर केबल वाले के पास आकर बैठ गया। केबल वाले ने आह निकालते अपनी टांग को दबाते हुए तौसीफ की तरफ देखा और पूछा, भाई को छेड़ रहा था सीढ़ी को। तौसीफ कभी केबल वाले की तरफ देखता तो कभी बाहर सहन की तरफ देखता हुआ बोला, कोई नहीं, वो बच्चे थे, मैंने मना कर दिया है, अब नहीं छेड़ते। इतने में आसिफ डॉक्टर को लेकर घर के बाहर आ गया। आसिफ ने जल्दी से बाइक से उतर कर दरवाजा खोला और डॉक्टर को कहा, आ जाएं डॉक्टर साहब। ये कहते हुए आसिफ घर में दाखिल हुआ और उसके साथ डॉक्टर भी घर में दाखिल हो गया। और जैसे ही डॉक्टर और आसिफ कमरे की तरफ जाने लगे तो तभी आसिफ ने कहा, 1 मिनट डॉक्टर साहब, मैं जरा बाइक भी अंदर कर लूं, रात का टाइम है, को लेकर ही ना चला जाए। डॉक्टर साहब ने हंसते हुए कहा, हाँ, रिस्क नहीं लेना चाहिए, ले आओ बाइक। आसिफ ने मेन गेट खोला और बाइक लेकर अंदर आने लगा तो इसी दौरान डॉक्टर साहब की नजर सहन में एक दीवार पर पड़ी जहां कोई औरत दीवार पर बैठी हुई थी, लेकिन इसका मुंह बाहर वाली साइड पर था और डॉक्टर को इसकी कमर ही नजर आ रही थी। आसिफ ने जैसे ही बाइक अंदर की तो डॉक्टर ने इस औरत की तरफ इशारा करते हुए आसिफ से कहा, वो लेडी कौन है जो दीवार पर बैठी हुई है, क्या वो नॉर्मल नहीं है जो इस वक्त इतनी ऊंचाई पर बैठी हुई है। जैसे ही आसिफ ने इस औरत की तरफ देखा तो आसिफ के रोंगटे खड़े हो गए। आसिफ ने कहा, डॉक्टर जल्दी कमरे में चलीं। डॉक्टर ने कहा, अरे उन्हें उतार तो ले, वो गिर सकती हैं। वहां से आसिफ ने डॉक्टर का हाथ पकड़ और इसे कमरे में ले गया और कमरे में जाते ही आसिफ ने काशिफ की तरफ इशारा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब पहले मेरे भाई को देखें, इसको बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर ने काशिफ का अच्छे से चेकअप किया, फिर कुछ दवाइयां देते हुए आसिफ को कहा, ये दवाई इसको 3 टाइम देते रहना, ठीक हो जाएगा।
फिर आसिफ ने कहा डॉक्टर साहब ये केबल वाले को भी चेक कर ली, ये सीढ़ी से गिर गया है, इसका टखना सूजा हुआ है। डॉक्टर ने केबल वाले को भी चेक किया, तभी डॉक्टर की नजर उसकी टांग पर लगे उंगलियों के निशान पर पड़ी तो डॉक्टर ने कहा ये कैसे निशान है? आसिफ ने जल्दी से कहा कुछ नहीं डॉक्टर साहब, ये टांग को दबा रहा था तो उसकी उंगलियों के निशान है। तहरीर दीमी वुल्फ ये सुनकर केबल वाला हैरत से कभी उन निशानों को देखता तो कभी आसिफ की तरफ देखने लगा। डॉक्टर ने कहा इसकी हड्डी बच गई है, बस अंदरूनी चोट है, अभी फिलहाल में इसको पेन किलर इंजेक्शन लगा देता हूँ और उसके टखने पर पट्टी कर देता हूँ, लेकिन इसको सुबह फिर से चेक करवाना पड़ेगा। ये कहते हुए डॉक्टर ने एक इंजेक्शन केबल वाले को लगाया और उसके टखने पर पट्टी करते हुए बोला इसको कोई छड़ी दे देना, क्योंकि अभी इस पांव पर ज्यादा वजन नहीं डालना वरना सूज और बढ़ जाएगी। आसिफ ने कहा जी जी ठीक है। इसके बाद आसिफ ने डॉक्टर को फीस दी और तौसीफ से कहा तुम ऐसा करो कि केबल वाले को भी मेरे साथ बाइक पर बैठा दो। डॉक्टर साहब अब भी मेरे साथ बैठ जाएंगे ना, इस वक्त मजबूरी है, इस वजह से आप दोनों को एक साथ छोड़ने जाना पड़ रहा है। डॉक्टर ने कहा हाँ 3 लोग भी बैठते हैं बाइक पर, कोई मसला नहीं है। इसके बाद आसिफ और डॉक्टर कमरे से बाहर आए तो डॉक्टर ने इसी तरफ देखते हुए कहा अरे वो लेडी कहाँ गई? आसिफ ने कहा डॉक्टर साहब इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, फिलहाल अब बैठे बाइक पर। डॉक्टर ने कहा अच्छा ठीक है। ये कहकर डॉक्टर बाइक पर बैठ गया और तौसीफ केबल वाले को भी सहारा देते हुए ले आया और इसे भी बाइक पर बैठा दिया और केबल वाले से कहा भाई आपका सामान मैं सुबह आपके ऑफिस में पहुंचा दूंगा। केबल वाले ने कहा जी जी कोई बात नहीं, सामान की खैर है। फिर आसिफ ने तौसीफ को कहा रुखसाना और बच्चों को भी काशिफ के कमरे में रखना और उम्मी को भी देखते रहना, मैं भी उनको छोड़ कर आता हूँ और कमरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद ही रखना। तौसीफ ने कहा जी ठीक है भाई। इसके बाद आसिफ डॉक्टर और केबल वाले को छोड़ने चला गया और तौसीफ ने टीवी लाउंज में जाकर रुखसाना और बच्चों को कहा चिल्लू भाई सब लोग साथ वाले कमरे में, चिल्लू काशिफ की तबीयत ठीक नहीं है और आसिफ भाई ने कहा है जब तक मैं ना आऊं सब लोग काशिफ के कमरे में रहूं। रुखसाना ने हैरत से पूछा किया हुआ है काशिफ को और अजीम के अबू कहाँ गए हैं? तौसीफ ने कहा वो डॉक्टर साहब को छोड़ने गए हैं। रुखसाना ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए हैरानी से कहा हम तो यहाँ केबल के इंतजार में बैठे हुए थे और मैं ये समझ रही थी अब सब लोग केबल वाले के साथ केबल लगवा रहे हो। तहरीर दीमी वुल्फ यहाँ तो मामला ही कुछ और लग रहा है, मुझे कुछ तो बताओ तौसीफ भाई। तौसीफ ने कहा भाभी अभी उन बातों का वक्त नहीं है, अभी अब सब चिल्लू काशिफ अकेला लेटा हुआ है। रुखसाना ने कहा पर उम्मी तो यहाँ लेटी हुई है। तौसीफ ने कहा उनको मैं देखता रहूंगा, आप लोग जाएं काशिफ के पास जल्दी। रुखसाना बच्चों को लेकर काशिफ के पास चली गई और तौसीफ भी उनके पास आया और रुखसाना को कहा भाभी अब काशिफ के पास ही रहना और मैं उम्मी के पास जा रहा हूँ, अब दरवाजा अंदर से बंद कर लें, जब तक मैं आसिफ भाई ना आए दरवाजा मत खोलना और ये खिड़की भी बंद कर ले। रुखसाना ने डरे हुए अंदाज में कहा अच्छा ठीक है। इसके बाद तौसीफ वापस अपनी उम्मी के पास जाकर बैठ गया और थोड़ी देर के बाद तौसीफ उठा और जो केबल की तार जमीन पर बिखरी पड़ी थी वो उठाकर टीवी लांज में ले आया और तार को दरवाजे के नीचे से गुजार कर टीवी लांज का दरवाजा बंद कर लिया। फिर इस तार को खींचकर टीवी तक ले गया और टीवी पर लगा दिया और फिर टीवी चलाकर ट्यून की तो चैनल आ गए। फिर तौसीफ बैठकर टीवी देखने लगा। इतने में केबल की तार हिलने लगी जैसे कोई तार से छेड़छाड़ कर रहा है, क्योंकि आधी से ज्यादा तार अभी जमीन पर ही गिरी हुई थी जिसे तौसीफ ने आर्जी तौर पर टीवी में लगाया हुआ था। अभी तौसीफ तार की तरफ देख ही रहा था कि इतने में तार को कोई कमरे के बाहर से आहिस्ता आहिस्ता से खींचने लगा। तौसीफ ने जल्दी से उठकर तार को पकड़ लिया, लेकिन फिर भी कोई तार को मुसलसल खींचने की कोशिश कर रहा था। तौसीफ ने तार नहीं छोड़ी, पर इस दौरान तौसीफ के पसीने छूट रहे थे और उसके रूंगटे खड़े हो गए थे और वो डरने लगा। फिर अचानक तार एकदम से ढीली पड़ गई, जैसे खींचने वाले ने छोड़ दी हो। तौसीफ तार पकड़े दरवाजे की तरफ देख रहा था और बुरी तरह कांप रहा था। फिर तौसीफ ने तार को छोड़ दिया और दरवाजे की तरफ देखते हुए ही अपना कांपता हुआ हाथ जेब में डाला और जेब से मोबाइल निकाल कर कांपते हुए हाथों से आसिफ को कॉल की। और जैसे ही आसिफ ने कॉल उठाई तो तौसीफ ने दबी हुई आवाज में कहा भाई कहाँ रह गए हो? आसिफ ने कहा मैं बस घर पहुंचे ही वाला हूँ, क्यों सब खैरियत है ना, कुछ हुआ तो नहीं? तौसीफ ने कहा भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, घर में कोई है जो तंग कर रहा है। आसिफ ने कहा तुम सब लोग एक ही जगह पर होना। तौसीफ ने कहा भाई भाभी और बच्चे काशिफ के पास हैं और मैं यहाँ टीवी लांज में हूँ, उम्मी सोई हुई थी यहाँ तो मैं उनके पास रुक गया। आसिफ ने कहा अच्छा मैं बस पहुंच ही गया हूँ, तुम फोन बंद करो और वहीं बैठे रहो।
तौसीफ ने कहा ठीक है भाई। ये कहकर तौसीफ ने कॉल काट दी और अपनी उम्मी की चारपाई के पास जाकर बैठ गया और आसिफ का इंतजार करने लगा। इतने में टीवी लॉन्च के दरवाजे पर दस्तक हुई। तौसीफ अचानक से फिर चौंक गया और वहीं बैठा हुआ दरवाजे की तरफ देखने लगा। फिर दोबारा दस्तक हुई लेकिन तौसीफ वहीं सिमट कर बैठा रहा। तभी बाहर के गेट के खिलने की आवाज सुनाई दी और तौसीफ की जान में जान आई। तौसीफ जल्दी से उठा और आहिस्ता आहिस्ता से चलता हुआ कमरे की खिड़की के पास गया। खिड़की को हल्का सा खोलकर बाहर से मैं देखा तो आसिफ बाइक खड़ी कर रहा था। तौसीफ ने पूरी खिड़की खोल दी और आसिफ को आवाज दी। आसिफ ने कहा वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। तौसीफ ने जल्दी से कमरे का दरवाजा खोला और आसिफ अंदर आ गया और तौसीफ से कहने लगा क्या हुआ था तौसीफ अपने साथ हुए वाकयात से आसिफ को आगाह किया तो आसिफ ने कहा यार मैं सुबह ही किसी मौलवी या पीर साहिब से बात करूंगा इस बारे में। तौसीफ ने कहा भाई हम ये घर छोड़ देते हैं और सिकंदर साहिब से अपने पैसे वापस ले लेते हैं। आसिफ ने कहा अरे क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, अब भला किया सिकंदर साहिब हमारे पैसे वापस देंगे कभी नहीं, क्योंकि उन्होंने स्टाम्प पेपर पर सब लिखवा लिया है और इस पर मैंने दस्तखत भी कर दिए हैं। इसमें साफ लिखा था कि चाहे कुछ भी हो वो हमें हमारे पैसे वापस नहीं देंगे। तुमने भी तो स्टाम्प पढ़ा था ना। तौसीफ ने कहा हाँ भाई, पर क्या हम एक बार उनसे पूछ नहीं सकते? आसिफ ने कहा अभी पूछ लेता हूं। ये कहकर आसिफ ने फोन निकाला और सुफियान को कॉल की। सुफियान ने कॉल उठाई और आसिफ ने कहा सुफियान भाई हम ये घर वापस देना चाहते हैं तो क्या कुछ पैसे काट के आप हमें बाकी के पैसे दिलवा सकते हैं? सुफियान ने कहा अरे आसिफ भाई अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि सिकंदर साहिब ने साफ साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो एक बार मकान का सौदा हो गया तो पैसे किसी सूरत में वापस नहीं होंगे। आसिफ ने कहा भाई चली 5 लाख कम दे देना। सुफियान ने कहा आसिफ भाई मेरे बस में होता तो मैं कर लेता, लेकिन सिकंदर साहिब ने वो पैसों से इसी वक्त मेरे से प्लाट खरीद लिया था, इस वजह से अब उन पैसों को अब भूल ही जाएं। हाँ मैं देखता रहूंगा, अगर किसी और ने ये घर खरीदना हुआ तो इसे आपके पास ले आऊंगा। फिलहाल मैं इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आसिफ ने कहा चलिए ठीक है, पर सुफियान भाई जहन में रखना अगर कोई शख्स ये घर लेना चाहे तो। डीलर ने कहा हाँ जरूर मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये कहकर डीलर ने फोन काट दिया। फिर आसिफ ने तौसीफ की तरफ देखते हुए कहा हो गई तसल्ली? तौसीफ ने कहा पर भाई अब हम क्या करेंगे? आसिफ ने कहा अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैंने कहा ना सुबह ही कुछ करता हूं। तौसीफ ने कहा ठीक है भाई। इसके बाद आसिफ ने कहा चिल्लू बच्चों और काशिफ को भी यहां ले आते हैं और आज रात हम सब यही सोएंगे ताकि किसी को भी डर ना लगे। तौसीफ ने कहा जी ठीक है भाई। ये कहकर दोनों भाई रुखसाना के पास चले गए और जैसे ही रुखसाना ने दरवाजा खोला तो रुखसाना दौड़कर आसिफ से लिपट गई और रोने लगी। आसिफ ने अपने दोनों हाथों से रुखसाना को आहिस्ता से अपने से दूर करते हुए हैरानी से पूछा अरे क्या बात है रुखसाना, तुम रो क्यों रही हो? तौसीफ भी बोला भाभी क्या हुआ, सब खैरियत तो है? ये कहते हुए तौसीफ बच्चों की तरफ बढ़ा और बच्चों को देखने लगा तो बच्चे सोए हुए थे और काशिफ भी इसी जगह सोया हुआ था। इतने में आसिफ ने अपने हाथ से रुखसाना के आंसू साफ करते हुए कहा अच्छा अब आराम से बताओ आखिर बात किया है, क्यों रो रही हो? रुखसाना ने सिसकियां लेते हुए कहा मैं जब बच्चों को सुला रही थी तो कोई दरवाजे पर आकर खौफनाक सी आवाजें निकाल रहा था और दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मैं बहुत बुरी तरह डर गई थी और बच्चे भी सहम कर सो गए थे। कभी बैकयार्ड का दरवाजा जोर जोर से हल रहा था तो कभी सामने के दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। इस वजह से मैं डर कर खामोशी से रो रही थी। आज की रात तो बहुत ही तकलीफ दे है। हम ये किस घर में आ गए हैं? आसिफ ने कहा सब ठीक हो जाएगा, मैं सुबह किसी मौलवी साहिब को लेकर आऊंगा और वो सब ठीक कर देंगे, तुम बस हौसला रखो। तहरीर दीमी वुल्फ। इतने काशिफ को होश आने लगा और उसने बोला पानी दो भाई, मुझे प्यास लगी है। रुखसाना अपने दोपट्टे से अपनी आंखें साफ करते हुए उठी और पानी का ग्लास लेकर काशिफ को दिया और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा अब बुखार कम लग रहा है। कहा चिल्लू फिर सब लोग उम्मी के पास चलते हैं। रुखसाना तुम बच्चों को जग्गा कर उम्मी के पास ले चिल्लू, हम सब वहीं सोएंगे और मैं तौसीफ के साथ मिलकर काशिफ को लेकर जाता हूँ। इतने तौसीफ ने काशिफ को जगाया और आसिफ की मदद से काशिफ को सहारा देते हुए टीवी लॉन्ज में चले गए और जब टीवी लॉन्ज में आ गए तो आसिफ ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सब अपनी अपनी जगह बनाकर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। बच्चे तो जाते ही सो गए थे और आसिफ ने रुखसाना से कहा क्या काशिफ को दवा खिलाई थी? रुखसाना ने कहा हाँ। आसिफ ने कहा रुखसाना पता है काशिफ की तबीयत भी किसी शैतानी चीज को देखकर खराब हुई थी
और वो जो केबल वाला केबल लगाने आया था ना, इसको भी किसी चीज ने सीढ़ी से गिरा दिया था जिससे इसके पाँव में चोट लगी थी। इसीलिए मैं डॉक्टर को लेने गया था और फिर इसको वापस छोड़ने गया था, तभी उन चीजों ने तुम्हें डराया था। रुखसाना ने कहा, हमने उनका क्या बिगाड़ा है जो ये हमें तंग कर रही हैं? आसिफ ने कहा, ये तो मैं नहीं जानता, पर उनसे जान छुड़ाना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरी कंजूसी और लालच की वजह से मैंने तुम सबको मुश्किल में डाल दिया है और अब मैं खुद भी बहुत पछता रहा हूँ। रुखसाना ने कहा, तो क्या हम ये घर उनको वापस नहीं कर सकते जिनसे ये लिया है? आसिफ ने कहा, नहीं, क्योंकि मैं ये कोशिश करके देख चुका हूँ, पर कोई फायदा नहीं। अब जो करना है हमें खुद ही करना होगा। बस दुआ करो सुबह कोई अल्लाह का नेक बंदा हमें मिल जाए। रुखसाना ने कहा, मिल जाएगा, अब सो जाएं, मुझे भी नींद आ रही है। आसिफ ने कहा, उम्मी की दवा भी दे दी थी उम्मी को? रुखसाना ने कहा, हाँ, वो तो जब केबल वाला आया था तभी खुला दी थी उम्मी को। आसिफ ने सब की तरफ देखा तो सब सो गए थे। फिर आसिफ ने एक चैन की सांस ली और लेट गया और थोड़ी ही देर में सब सो गए। अगले दिन सुबह आसिफ उठा और उसने सबको जगाया और फिर रुखसाना ने सबको नाश्ता वगैरह दिया। फिर आसिफ ने कहा, अच्छा, मैं अब दुकान पर जा रहा हूँ और वहाँ किसी से बात करके किसी मौलवी साहिब आलम साहिब को लेकर आऊंगा। फिर आसिफ ने तौसीफ को कहा, यार, सबका ख्याल रखना और खास तौर पर बच्चों पर नजर रखना, उन्हें अकेला मत छोड़ना। बस आज का दिन तुम अपने काम से एक और छठी कर लो, क्योंकि काशिफ तो बीमार पड़ा है और ऐसे में अगर तुम भी चले जाओगे तो कोई और मिसला पैदा ना हो जाए। तौसीफ ने कहा, ठीक है भाई, अब बेफिक्र रहे, मैं समझता हूँ। फिर आसिफ ने कहा, मैं आज इस मिसलिए का कोई ना कोई हल निकाल कर ही आऊंगा। ये कहकर आसिफ चला गया और दुकान पर जाकर आसिफ ने एक वकार नामी शख्स को फोन किया जो कि आसिफ का दोस्त था और अक्सर आसिफ की दुकान पर आकर बैठा रहता था। आसिफ ने इसे दुकान पर बुलाया और वो आ गया। फिर आसिफ ने इसे अपने नए घर के बारे में बताया और इसमें होने वाले वाकयात से भी इसको आगाह किया तो वकार की आंखें फटी की फटी रह गईं और इस ने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, तौबा तौबा, इतना खतरनाक घर है। वो आसिफ ने कहा, यार, इसी वजह से मैं तुझे बता रहा हूँ कि शायद तो किसी मौलवी या पीर या किसी आलम को जानता होगा, क्योंकि तूने एक बार बताया था ना कि तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर में भी ऐसा मिसला हुआ था, तो तुम लोगों ने किसी को बुलाया था इस मिसलिए के हल के लिए। वकार ने कहा, हाँ, मुझे याद आया, पर पता नहीं वो आमिल बाबा तुम्हारा मिसला हल कर भी सकता है कि नहीं, क्योंकि हमारे रिश्तेदार के घर में तो कोई छोटी मोटी हवाई चीज थी जो कि फौरन आमिल बाबा के काबू में एक थी। पर जैसा तुम लोगों के साथ हो रहा है, मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है कि आमिल बाबा इसका कोई हल करेगा, क्योंकि तुम लोगों के घर तो बहुत खतरनाक चीजें हैं। आसिफ ने कहा, यार, तो मुझे इन लेकर तो चल, हो सकता है कि वो हमारे मसले का भी कोई हल जानते हो। वकार ने कहा, चिल्लू, फिर चलते हैं उनके पास। ये कहकर दोनों बाइक पर बैठे और आमिल बाबा के पास चले गए और आसिफ ने आमिल बाबा को सब कुछ बताया। तो आमिल बाबा ने कहा, तुम्हारा काम तो बहुत ज्यादा मुश्किल, लेकिन मैं फिर भी करूंगा, पर इस काम के मैं तुमसे 1 लाख रुपए लूंगा। आसिफ ने कहा, पर बाबा, ये पैसे तो बहुत ज्यादा हैं, अब कुछ कम कर ले, मैं गरीब आदमी हूँ। ये कहते हुए आसिफ ने पशेमान नजरों से वकार की तरफ देखते हुए इसे इशारे से बना बोले ही कहा कि बाबा से बात करो। वकार ने कहा, बाबा ये सही कह रहा है, ये बहुत गरीब आदमी है, इतने पैसे कहाँ से देगा? वकार की ये बात सुनकर आमिल ने जलाली अंदाज में कहा, ये गरीब नहीं है बल्कि ये चालाक है। इसने अभी मुझे बताया कि इसने 70 लाख का घर 40 लाख में लिया है और अगर इस घर पर 1 लाख और लग जाए तो इसको क्या परेशानी है? घर उन चीजों से आजाद हो जाएगा तो इसका ही फायदा होगा ना। वकार ने मायूस कुन नजरों से आसिफ की तरफ देखते हुए कहा, अब क्या करना है? आसिफ ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर बोला, ठीक है, आमिल बाबा पर पैसे में काम पूरा होने के बाद दूंगा। आमिल ने फिर से गुस्से में कहा, तुझे क्या लगता है बना पैसे के मैं काम करूंगा तेरा? तो आसिफ ने कहा, पर बाबा मैं दे दूंगा ना पैसे। आमिल ने कहा, नहीं, आधे पैसे तुझे पहले देने होंगे और आधे पैसे जब मैं उन चीजों को काबू कर लूंगा तो तब तुझे देने होंगे, क्योंकि ये काम ऐसे मुफ्त में नहीं होते, मुझे भी अमलियात के लिए खर्चा करना पड़ा है। वकार ने आसिफ से कहा, अब तुम देख लो क्या करना है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आसिफ ने आमिल की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है बाबा, अब मेरे साथ चली, मैं रास्ते में बनिक से पैसे निकलवा कर आपको 50,000 दे देता हूँ, पर बाबा जी मेरा काम तो हो जाएगा ना? आमिल ने कहा, ओ ना समझ तो आमिल की ताकत पर शक कर रहा है। आसिफ ने कहा, नहीं नहीं बाबा, मैं सिर्फ डर रहा हूँ कि पैसे भी चले जाएं और काम भी ना हो। आमिल ने कहा, जब मैं वहां जाकर शैतानी चीजों को तेरे सामने पकड़ूंगा तो तुझे खुद यकीन आ जाएगा। तहरीर दीमी वुल्फ।
आसिफ ने थोड़ा खुश होते हुए कहा, ठीक है बाबा, तो फिर चल लो। बाबा ने अपनी कुछ जादू टोने की चीजें ले फिर आसिफ और वकार के साथ बाइक पर बैठ गया और तीनों वहां से चल पड़े। रास्ते में आसिफ ने बैंक से पैसे निकलवाए और आमिल को दे दिए। इसके बाद आमिल और वकार को अपने साथ अपने घर ले गया और घर पहुंचते ही आमिल ने आसिफ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? आसिफ ने कहा, मेरी उम्मी है, 2 भाई हैं, 1 बीवी और 2 बच्चे हैं। तो आमिल ने कहा, अब वो सब लोग कहाँ हैं? आसिफ ने कहा, वो सब अंदर कमरे में हैं, बुलाऊं क्या? आमिल ने कहा, नहीं, बस उनको जाकर बोलो कि सब कमरे में ही रहें और कोई बाहर ना आए जब तक मैं अपना अमल पूरा ना कर लूं। आसिफ जल्दी से कमरे में गया और सबको आमिल के बारे में बताया और उन सबको कमरे में ही रहने को बोला और वो सब लोग सहम कर एक जगह बैठ गए और फिर आसिफ वापस आमिल के पास आ गया। इसके बाद आमिल ने कुछ पढ़ते हुए पूरे घर का जायजा लिया। फिर घर के बैकयार्ड में गया और वहां जाकर आमिल ने वकार और आसिफ को हाथ से रुकने का इशारा किया और फिर कुछ पढ़ने लगा और अपने थैले से कुछ सफेद रंग का पाउडर सा निकाल कर इस बैकयार्ड की जमीन पर छिड़कने लगा और साथ साथ कुछ पढ़ने लगा। इस दौरान आसिफ और वकार बाबा से कुछ दूर ही खड़े हुए थे। अभी आमिल पाउडर छिड़कते हुए जमीन की तरफ देख रहा था। फिर आमिल ने एकदम अपने बाईं तरफ देखा तो तभी अचानक किसी चीज ने एक जोरदार धक्का आमिल को दिया और आमिल दूर जाकर दीवार से जा लगा। तहरीर दीमी वुल्फ। ये देखकर वकार और आसिफ डर गए और उन्होंने दौड़कर आमिल को सहारा देना चाहा तो आमिल ने कहा, वहीं रुक जाओ, मैं ठीक हूं। उसके बाद आमिल ने फिर से इसी जगह पर जाकर कुछ पढ़ा तो कहीं से एक बड़ा सा पत्थर आकर आमिल के सर पर लगा, जिससे आमिल का सर फट गया और उसने अपना हाथ अपने सर पर रखा और वहां से वापस घर के सह में आ गया और बोला, ये बहुत ही जिद्दी और खूनखार चीजें हैं। आसिफ ने कहा, बाबा आपके सर से बहुत खून बह रहा है, चली मैं आपको पट्टी करवा लाता हूँ। आमिल ने कहा, नहीं, मुझे बस कोई कपड़ा दो, इसको मैं अपने सर पर रख लेता हूँ। मैंने इन शैतानी चीजों को छेड़ दिया है, इस वजह से मैं अभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मुझे इन तीनों चीजों को अलग करके बारी बारी उनको काबू करना होगा। आसिफ ने जल्दी से बाबा को कपड़ा पकड़ाते हुए हैरत से पूछा, किया 3 चीजें हैं बाबा? आमिल ने कपड़ा अपने सर पर रखते हुए कहा, हाँ, 2 औरतें हैं और 1 मर्द है। अभी आमिल ये बातें कर ही रहा था कि अचानक आमिल ने अपना हाथ वकार की तरफ बढ़ाकर इस अपने सामने से साइड पर हटाते हुए कहा, हटो यहाँ से, और फिर सीढ़ियों की तरफ देखने लगा और कुछ देखकर बना बोले, हाँ। मैं सर हिलाया। फिर आसिफ की तरफ देखते हुए बोला, 3 नहीं 4 चीजें हैं, 1 नाबालिग बच्ची भी है, वो सीढ़ियों में बैठी हुई है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। आसिफ और वकार ने जल्दी से सीढ़ियों की तरफ देखा पर उनको कोई नजर नहीं आया तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर आसिफ ने आमिल से कहा, बाबा हमें तो सीढ़ियों में कोई दिखाई नहीं दे रहा। आमिल ने कहा, दिखाई तो तुम्हें बैकयार्ड में भी नहीं दिया था, पर वहां जो उन्होंने मेरे साथ किया वो तो देखा ना तुम लोगों ने? वकार ने कहा, हाँ आमिल बाबा, देखा था। तहरीर दीमी वुल्फ। आमिल ने कहा, ये कोई खेल तमाशा नहीं है जो मैं तुम्हें बार बार देखूं, लेकिन तुम लोगों के ज़हन में जो वसवसे हों उनको दूर कर देता हूं। ये कहते हुए आमिल ने अपने थैले से हड्डी का एक टुकड़ा निकाला और इसे सीढ़ियों में फेंक दिया और आसिफ और वकार को कहा, वो देखो। जब आसिफ ने सीढ़ियों की तरफ देखा तो वो हड्डी का टुकड़ा अचानक से इसकी आंखों के सामने गायब हो गया और आसिफ डर के थोड़ा पीछे हट गया। वकार भी ये देखकर कांपने लगा। इसके बाद आमिल ने अचानक बाहरी गेट की तरफ देखते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें मेरा रास्ता रोकने का कोई फायदा नहीं। आसिफ और वकार फिर से हैरान होकर कभी आमिल की तरफ देखते और कभी बाहरी गेट की तरफ देखने लगे, क्योंकि इन दोनों को गेट पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। आसिफ ने कहा, आमिल बाबा ये किससे बात कर रहे हैं? आमिल ने कहा, ये वही है जिसने मुझे पत्थर मारा था। ये कहते हुए आमिल ने कुछ पढ़ते हुए वही पाउडर निकाला और गेट की तरफ फेंका तो अचानक से एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई 3-4 आवाजें एक साथ चीखी हों। इसी के साथ आमिल आहिस्ता आहिस्ता से गेट से देखता हुआ सीढ़ियों पर देखने लगा, जैसे वो किसी को गेट से सीढ़ियों पर जाते देख रहा था। फिर आमिल ने आसिफ और वकार से कहा, तुम दोनों में से मेरे पीछे कोई ना आए, अब मैं उन शैतानों को अकेला मिलूंगा। आमिल ने अपने सर पर रखा हुआ कपड़ा हटा और इसे फाड़कर अपने सर के जख्म पर बांध किया और कुछ पड़ता हुआ सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। आसिफ और वकार वहीं सीढ़ियों के पास खड़े रहे और जैसे ही आमिल ऊपर के कमरे की तरफ गया तो कुछ ही देर में ऊपर के कमरे से चीखो पुकार की आवाजें सुनाई देने लगें और वो आवाजें ऐसी थीं कि उन्हें सुनकर आसिफ और वकार पूरी तरह डर से कांप रहे थे। फिर आमिल की आवाज भी सुनाई दी। आमिल कह रहा था,
चले जाओ यहाँ से जाओ वरना यहीं भस्म कर दूंगा तुम्हें। तभी आमिल की आवाज आनी बंद हो गई। वकार ने आसिफ की तरफ देखते हुए कहा लगता है आमिल ने उन्हें काबू कर लिया है। आसिफ ने कहा पत्ता नहीं यार, ऊपर क्या चल रहा है। ये कहते हुए दोनों सीढ़ियों की तरफ देख ही रहे थे कि तभी अचानक से आमिल जख्मी हालत में सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। इतने में अचानक से आमिल सीढ़ियों पर गिरा और लड़कुत्ता हुआ नीचे सह में आ गिरा। आसिफ और वकार ने फौरन भागकर आमिल को सहारा देते हुए उठाया, लेकिन इसके जिस्म पर जगह जगह खून बहने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आमिल को छुरियां मारी हों। आमिल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इससे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जब आमिल बोलने लगता तो उसके मुंह से खून बहने लगता। ऐसा लग रहा था कि जैसे आमिल का आखिरी वक्त आ गया हो। वकार ने घबराते हुए अंदाज में कहा आसिफ ये मरने लगा है, कुछ करो जल्दी। आसिफ ने बौखलाहट में इधर अलिफादेर देखा, फिर दौड़कर एक पानी का गिलास लेकर आया और आमिल को अपने हाथों से पानी पिलाने की कोशिश करने लगा। आमिल ने बहुत मुश्किल से कुछ पानी पिया और तेज तेज सांसें लेने लगा और आंखें बंद करके नामे सर हिलाने लगा और आंखें बंद किए हुए ही रुक रुक के बोला ये मेरे बस से बाहर हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं ये और मैं उनका मुकाबला करने से कासिर हूँ। मेरे जिस्म में अब और ताकत नहीं बच्ची उनसे लड़ने की। ये कहते हुए आमिल बेहोश होने लगा। आसिफ ने जल्दी से वकार को कहा इसको अस्पताल लेकर जाना होगा। ये कहकर आसिफ ने तौसीफ को जोर से आवाज दी और तौसीफ भागता हुआ कमरे से बाहर आया और आमिल को देखते ही आसिफ को कहने लगा भाई ये कौन है और ये क्या हुआ इसके साथ। ये कहते हुए तौसीफ जमीन पर जगह जगह गिरा हुआ आमिल का खून देखने लगा। आसिफ ने कहा वो सब छोड़ो, जल्दी से इसको बाइक पर बिठाओ। वकार और तौसीफ ने बहुत मुश्किल आमिल को बाइक पर बिठाया और वकार भी आमिल को पीछे से पकड़कर बाइक पर बैठ गया और आसिफ ने तौसीफ से कहा हम इसको अस्पताल लेकर जा रहे हैं और तुम सब कमरे में ही रहना और कमरे से बाहर मत निकलने देना किसी को। तौसीफ ने कहा जी भाई अब जाओ। आसिफ और वकार आमिल को लेकर अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने आमिल की जांच पड़ताल की और उसका इलाज शुरू कर दिया। फिर डॉक्टर ने आसिफ से कहा उनका बहुत खून बह गया है, अब लोग खून का इंतजाम करें वरना ये मर जाएगा। आसिफ ने आमिल के ब्लड ग्रुप का पता किया और ब्लड बैंक से 2 बोतल खून लाकर डॉक्टर को दिया तो उन्होंने फौरन आमिल को खून की ड्रिप लगा दी और आसिफ और वकार से कहा अब आप लोग बाहर जाकर बैठिए। काफी देर के बाद जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो डॉक्टर ने कहा आपका पेशेंट बहुत ही खुशकिस्मत है जिसे वक्त पर खून मिल गया वरना इसका बचना मुश्किल हो जाता। आसिफ ने कहा डॉक्टर साहिब क्या बाबा अब ठीक हैं। डॉक्टर ने कहा हाँ खतरे से तो बाहर है पर इसको बहुत जगह चोट लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसका चीरछाड़ करने की कोशिश की है या कोई जानवर वगैरह से भिड़ गया था। अब का पेशेंट अब फिर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है इसका किसी के साथ। आसिफ और वकार एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डॉक्टर ने कहा देखो मुझे सच सच बताओ कि इसको हुआ क्या था। आसिफ ने कहा बात को गोल करते हुए कहा अरे नहीं डॉक्टर साहब इसका किसी से झगड़ा नहीं हुआ, बस हमारे इलाके में चीता घुस आया था और इसी ने इसको जख्मी कर दिया है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए आसिफ की आंखों में देखते हुए कहा क्या तुम सच कह रहे हो। वकार ने कहा जी डॉक्टर साहब चीते ने ये हालत की है इसकी। डॉक्टर ने कहा तो अब वो चीता कहाँ है। वकार ने कहा जी इसे जंगी हयात वाले पकड़ कर ले गए। डॉक्टर ने कहा देखो तुम लोग नहीं जानते मुझे ये लड़ाई झगड़े का केस लगता है और अगर ऐसा है तो ये सीधा पुलिस केस है और अगर इस दौरान इसको कुछ हो जाता है तो तुम दोनों बहुत मुश्किल में पड़ सकते हो। इसी वजह से कह रहा हूं अगर कुछ और बात है तो बता दो। आसिफ और वकार एक दूसरे की तरफ घबराहट से देखने लगे। इतने में एक नर्स दौड़ी आई और बोली डॉक्टर साहब इमरजेंसी है, जल्दी मरीज को देख लें। और डॉक्टर चला गया। फिर आसिफ ने एक गहरी सांस ली और वकार से कहने लगा यार ये हम कौन से चक्कर में फंस गए हैं। घर में वो शैतानी चीजें हैं और उधर ये आमिल हमारे लिए मुसीबत बन गया है। वकार ने कहा यार दुआ करो बस आमिल ठीक हो जाए। आसिफ ने कहा अल्लाह करे। इतने में एक और नर्स आई और आसिफ को कहने लगी वो अंदर जो बाबा हैं उनके साथ आप लोग आए हैं। आसिफ ने कहा जी सिस्टर क्या हुआ। नर्स ने कहा वो आपको बुला रहे हैं। तहरीर दीमी वुल्फ। ये सुनते ही आसिफ और वकार दौड़कर आमिल के पास गए तो आमिल ने आहिस्ता से बोलते हुए कहा देखो मैं अब कुछ अच्छा महसूस कर रहा हूं पर मुझे अफसोस है कि मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा, पर मैं तुम्हें अपने उस्ताद ज़हूर हाशमी साहिब का नंबर दे रहा हूं, तुम लोग उनसे बात कर लो और उनको अपने इस मिसलिए के बारे में सब इकट्ठे रहोगे तो महफूज रहोगे और बेहतर होगा कि घर में कुरानी आयत का जिक्र करते रहना, इंशाअल्लाह ताला सब ठीक होगा। तहरीर दीमी वुल्फ।
आसिफ कुछ सोचने लगा, फिर बोला जी जी ज़हूर साहिब, मैं समझ गया। इसके बाद ज़हूर हाशमी साहिब ने सलाम किया और फ़ोन बंद कर दिया। आसिफ ने आमिल बाबा को कहा, अगर मैं अब घर जाऊंगा तो क्या वो चीज़ें मेरे साथ भी वही कुछ करेंगी जो अब के साथ किया? आमिल ने कहा, अरे नहीं, वो दिन के वक्त तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी क्योंकि उन्हें मैंने तंग किया था, इस वजह से उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया था, वरना ऐसी चीज़ें अक्सर मगरिब के बाद आइनीरे में ही ज्यादा हमला करती हैं। और वैसे भी मैंने इन चारों में से 3 को जख्मी कर दिया था, लेकिन वो बच्ची वहां से भाग निकली थी, वरना वो भी उनके साथ जख्मी हो जाती, पर उसकी किस्मत अच्छी थी, तो इस वजह से इन तीनों में से अब जल्दी तुम पर कोई हमला नहीं करेगा जब तक सूरज की रोशनी है। बाकी जैसे ज़हूर हाशमी साहिब ने बोला है वैसे ही करना, तो अल्लाह ताला खैर करेगा। आमिल की ये बात सुनकर आसिफ ने आमिल को अलविदा कहा और अस्पताल से सीधा अपनी दुकान पर गया और वकार को इसके घर उतार कर अपनी दुकान से एक खराब सिलाई मशीन उठाई जो कि चलने में थोड़ा तंग कर रही थी। तो आसिफ ने सोचा इसको घर जाकर ठीक कर लूंगा और इसे अपने घर ले आया। फिर घर पहुंचकर घर वालों को आमिल के बारे में सब कुछ बताया और फिर खाना खाने के बाद मशीन को ठीक करने लगा। इतने में रुखसाना ने आसिफ को चाय ला कर देते हुए कहा, अरे ये अब मशीन को क्या कर रहे हैं? आसिफ ने कहा, यार ये चलने में बहुत तंग कर रही थी और 2-3 दिन से इस घर के चक्कर में मैं दुकान पर भी नहीं जा पा रहा, इस वजह से मैं इसको घर ले आया हूं ताकि जैसे ही ये बलाओं से हमारी जान छूटेगी तो मैं दुकान पर चला जाऊंगा। बहुत से लोगों के कपड़े सिलने बाकी हैं अभी और वो मुझे बहुत फोन कर रहे हैं। फिर रुखसाना ने कहा, अच्छा जिन ज़हूर हाशमी साहिब का जिक्र तुमने अभी कुछ देर पहले किया था तो क्या वो उन चीजों को यहाँ से भगा देंगे क्या? आसिफ ने कहा, पता नहीं, पर हिम्मत तो इस आमिल ने भी बहुत की थी जो कि उनका शागिर्द है, लेकिन ये तो फिर भी इस आमिल के उस्ताद हैं, आखिर कुछ तो फर्क होगा ना उन दोनों में। रुखसाना ने कहा, हाँ ये बात तो सही है कि उस्ताद तो उस्ताद ही होते हैं, आखिर इतने अजीम। आसिफ के पास आकर बोला, अबू देखो ना, चाचू तौसीफ हमें कमरे से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे, हम गुज़िश्ता रात से ही इसी कमरे में बंद हैं, हमें बाहर जाने देना। आसिफ ने कहा, अरे मेरे बेटे, कल एक मौलवी साहिब आ जाएंगे और फिर तुम पूरे घर में जैसे चाहे खेल लेना। अजीम ने कहा, नहीं अबू, बस कुछ देर के लिए हमें बाहर सहन में ही खेलने देना। रुखसाना ने आसिफ की तरफ देखते हुए कहा, अजीम के अबू, चली हम सब भी बच्चों के साथ बाहर सहन में चलते हैं, और अब ही तो कहा है अगर हम सब इकट्ठे रहेंगे तो महफूज रहेंगे। वैसे भी अब कुछ देर में शाम हो जाएगी तो हम सब अंदर आ जाएंगे। तहरीर दीमी वुल्फ। अपने माथे पर हाथ फेरते हुए बालों को बार बार ऊपर करते हुए कुछ सोचने लगा, फिर मशीन को एक साइड पर रख कर बोला, अच्छा चुल्लू सब आ जाओ, बाहर सह में बैठ जाते हैं। तौसीफ ने सह में चारपाइयां बिछाई और सब लोग चारपाइयों पर बैठ गए। दोपहर खत्म होने वाली थी और शाम शुरू होने वाली थी। इतने में आसिफ की नजर सामने सीढ़ियों पर पड़ी तो अपने माथे पर हाथ फेरते हुए सीढ़ियों को देखकर कुछ सोचने लगा। इतने में तौसीफ ने आसिफ की तरफ देखते हुए पूछा, भाई क्या देख रहे हैं? आसिफ ने कहा, सुबह सहन के फर्श और सीढ़ियों पर मैंने आमिल का खून देखा था, पर अब वो नजर नहीं आ रहा, किसने साफ किया था? तौसीफ ने कहा, भाई सीढ़ियों का तो पता नहीं, लेकिन अब के अस्पताल जाने के बाद जब मैं कमरे में जाने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे है। मैं जल्दी से कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। फिर मैंने हल्की सी खिड़की खोल कर देखा तो फर्श पर गिरा हुआ खून एक बच्ची चाट रही थी, जो कि बहुत ही डरोनी सी थी। इस बच्ची के पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, बहुत ही अजीब थी वो। इसी ने फर्श पर गिरा सारा खून चाट लिया था और फिर अचानक से कहीं गायब हो गए। अभी तौसीफ ये बात कर ही रहा था कि काशिफ भी कमरे से बाहर आकर सबके साथ बैठ गया। आसिफ ने काशिफ की तरफ देखते हुए पूछा, कैसे हो जवान, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? काशिफ ने कहा, हाँ भाई अब काफी बेहतर है। इतने आसिफ ने तौसीफ से कहा, यार वो अंदर मैंने सिलाई मशीन रखी है, इसे ले आओ, और मशीन के पास ही एक छोटी सी बोतल भी रखी है, इसमें मशीन का तेल है, वो भी लेते आना जरा। तौसीफ कमरे में गया, मशीन और तेल की बोतल ले आया। आसिफ ने मशीन को तेल दिया और सहन ने ही एक साइड पर रख दी। इतने में शाम होने लगी तो आसिफ ने रुखसाना से कहा, यार रात का खाना भी अभी बना लो, वरना शाम में अंधेरा हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। रुखसाना ने कहा, अब वो चीजें कहाँ हैं? इस वक्त आसिफ ने कहा, पता नहीं, पर तुम जल्दी से खाना बना लो। रुखसाना ने कहा, हाँ ठीक है, पर तुम सब लोग मेरे पास ही रहना। आसिफ ने कहा, तौसीफ बच्चों को लेकर उधर किचन के साथ वाले कमरे में आ जाओ, जब तक तुम्हारी भाभी खाना बना ले तुम बच्चों और काशिफ के साथ इसी कमरे में आ जाओ किचन के पास। तौसीफ ने वैसा ही किया, बच्चों और काशिफ के हमरा किचन के पास वाले कमरे में चला गया जहां गुज़िश्ता रात केबल वाला और काशिफ पड़ा हुआ था।
रुखसाना खाना बनाने लगी और देखते ही देखते अंधेरा छाने लगा। आसिफ ने रुखसाना को कहा, मैं जरा बच्चों को देखने जा रहा हूं, तुम ऐसा करो खाना भी वहीं ले आओ, आज हम सब खाना इसी कमरे में लेते हैं। रुखसाना ने कहा, अच्छा ठीक है, वैसे भी बार बार टीवी लॉन्च से किचन में आने से बेहतर है किचन के साथ वाले कमरे में ही खाना खा लेते हैं, और अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो किचन पास ही होगा। इसके बाद रुखसाना ने खाना तैयार किया और किचन के साथ वाले कमरे में ही सब ने खाना खाया। तभी आसिफ ने कहा, यार मैं उम्मी को दवा देकर आता हूँ। रुखसाना ने कहा, हाँ मैंने उनका दूध भी फ्रिज में रखा है, वो भी उनको पिला देना। आसिफ ने कहा, अच्छा ठीक है। ये कहकर आसिफ कमरे से बाहर गया और किचन में जाकर फ्रिज से दूध लिया, और जैसे ही टीवी लॉन्च की तरफ जाने लगा जहां आसिफ की बीमार वालिदा लेटी हुई थी, तो अचानक से आसिफ की नजर सहन में बिछी हुई चारपाई पर पड़ी तो वहां कोई औरत बैठकर सिलाई मशीन चला रही थी। आसिफ ये देखकर हैरान रह गया। इस औरत का मुंह मशीन की तरफ था तो आसिफ की सिर्फ इसकी कमर ही नजर आ रही थी जो बिखरे हुए बड़े बड़े बालों से छपी हुई थी। आसिफ ने पहले किचन के पास वाले कमरे की तरफ देखा जहां सब लोग खाना खाकर बैठे हुए थे, और आसिफ ने सोचा कि मैं तौसीफ को बोला लेता हूं। ये सोचते हुए आसिफ किचन के साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगा, और फिर इसी जगह से आसिफ ने गर्दन घूमती हुए इस औरत की तरफ देखा तो वो औरत वहीं बैठकर मुसलसल सिलाई मशीन चला रही थी। इतने में आसिफ रुक गया और आसिफ ने सोचा, तौसीफ को बच्चों के पास ही रहने देता हूं, मैं खुद ही इसको देख लेता हूं ये कौन है और मेरी सिलाई मशीन क्यों चला रही है। ये सोचते हुए आसिफ आहिस्ता आहिस्ता इस औरत की तरफ बढ़ने लगा, और जैसे जैसे आसिफ इस औरत की तरफ बढ़ रहा था आसिफ के रोंगटे खड़े हो रहे थे। और जब आसिफ और इस औरत के दरमियान सिर्फ चंद कदमों का ही फासला रह गया तो अचानक से आसिफ को इस चारपाई पर एक और शख्स भी नजर आया जो कि सिलाई होते हुए देख रहा था। आसिफ के हाथों में पकड़ा हुआ दूध का गिलास छलकने लगा, उसके हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन आसिफ ने हिम्मत जुटाकर थोड़ा साइड पर होकर इस औरत का मुंह देखना चाहा तो तभी इस औरत ने सिलाई किया हुआ कपड़ा अपने पास बैठे हुए इस शख्स को दिया। तो इस शख्स ने चारपाई से उठकर वो कपड़ा सीधा किया तो आसिफ की आंखें खिली की खिली रह गईं, क्योंकि वो कपड़ा किसी का कफन था जिसे इस ड्रोनी सी औरत ने सिलाई करके इस शख्स को दिया था। आसिफ अभी उनकी तरफ देख ही रहा था कि अचानक जिस शख्स ने कफन हाथ में पकड़ा हुआ था इसने आसिफ की तरफ देखा तो वो एक खौफनाक सी आवाज निकाल कर गायब हो गया। और तभी इस ड्रोनी सी औरत ने भी आसिफ की तरफ देखा तो इस औरत की शक्ल बहुत ही ज्यादा ड्रोनी हो गई थी, और अभी आसिफ डरे हुए अंदाज में इसकी तरफ देख ही रहा था कि वो औरत चारपाई से उठी और बना पांव चलाए ही आसिफ के टीवी लॉन्च की तरफ चली गई। आसिफ ने जब इसे अपने टीवी लॉन्च की तरफ जाते देखा तो आसिफ को फौरे ख्याल आया कि वो ड्रोनी औरत मेरी वालिदा के पास चली गई है। ये सोचते ही आसिफ ने टीवी लॉन्च की तरफ दौड़ लगा दी, और जैसे ही आसिफ टीवी लॉन्च में पहुंचा तो उसने देखा कि वो औरत आसिफ की वालिदा के सीने पर खड़ी हुई थी, और आसिफ की वालिदा के मुंह से बहुत खून बह रहा था। ये देखते ही आसिफ ने जल्दी से दूध का गिलास साइड पर फेंका और कमरे में पड़ा हुआ एक बड़ा सा गुलदान उठाकर इस औरत को दे मारा, पर गुलदान लगने से पहले ही वो औरत गायब हो गई। आसिफ जल्दी से अपनी वालिदा की तरफ बढ़ा और अपनी वालिदा के पास जाकर देखा तो उसकी वालिदा की मौत वाक़ई हो चुकी थी। ये देखकर आसिफ अपनी वालिदा की चारपाई को पकड़कर बैठ गया और जोर जोर से उम्मी उम्मी पुकारते हुए रोने लगा, और रोते हुए ही बोला, उम्मी मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, उम्मी मुझे मुआफ कर दो, उम्मी उठो। ये कहते हुए आसिफ डेउड़ मारता हुआ रोने लगा, और फिर वही औरत आसिफ के कमरे के दरवाजे पर खड़ी खौफनाक आवाज में हंसने लगी। आसिफ ने रोते हुए ही अपनी गर्दन इस औरत की तरफ घुमाकर देखा तो इस औरत की शक्ल बहुत ज्यादा मनहूस हो चुकी थी, और जब वो हंस रही थी तो उसके गंदे से बड़े बड़े दांत साफ दिखाई दे रहे थे, और उसकी जुबान सांप की जुबान की तरह दो मुंह वाली थी। ये देख कर आसिफ रोते हुए ही डर गया और इस औरत की तरफ देखकर बोला, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मेरी वालिदा को मार दिया है। लेकिन इस औरत ने आसिफ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, और फिर वही कफन आसिफ की तरफ फेंका जो इस औरत ने सिलाई किया था, और गायब हो गए। आसिफ इस कफन की तरफ देख रहा था, और फिर आसिफ ने अपने हाथों की तुलियों से अपने आंसू साफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए आसिफ फिर से रोते हुए किचन के साथ वाले कमरे में गया तो वहां सब लोग आसिफ की मुरझाई हुई शक्ल को हैरत से देखने लगे। रुखसाना ने जल्दी से आसिफ की तरफ देखते हुए कहा, अल्लाह खैर, ये क्या हुआ, आपको आप रुक क्यों रहे हैं? तौसीफ और काशिफ भी जल्दी से आसिफ का हाथ पकड़कर बोले, भाई क्या हुआ है, हमें बताएं जल्दी। तहरीर दीमी वुल्फ। आसिफ ने अचानक गिड़गड़ाते हुए कहा, वो उम्मी, और इसी टाइम अपने घुटनों के बिल बैठ गया।
और फिर से जोर जोर से रोने लगा। रुखसाना ने अपना दुपट्टा अपने हाथ में पकड़कर अपने होंठों पर रखते हुए कहा, किया हुआ अम्मी को। ये कहकर आसिफ की आंखों में देखने लगी। तौसीफ भी घबराते हुए बोला, भाई बताओ ना क्या हुआ अम्मी को। इतने में काशिफ आसिफ का हाथ छोड़कर बाहर जाने लगा तो आसिफ ने फौरन उठकर इसे पकड़ लिया। काशिफ ने कहा, भाई मुझे अम्मी को देखने दो, क्या हुआ है उन्हें। आसिफ ने काशिफ की तरफ देखा और रोते हुए ही बना बोले, अपनी गर्दन ना में हिलाई। काशिफ हैरत से आसिफ की तरफ देखने लगा। तभी काशिफ की आंखों में भी आंसू आ गए और वो रोते हुए बोला, भाई छोड़ दो मुझे उम्मी के पास जाना है, छोड़ी मुझे भाई। और फिर वो भी जोर जोर से उम्मी उम्मी कहते हुए रोने लगा। ये सब देखकर तौसीफ भी अपना माथा पकड़कर अपने घुटनों पर बैठ गया और वो भी रोने लगा। इस दौरान रुखसाना भी अपना दुपट्टा अपने होंठों पर रख कर रोती रही। फिर कुछ देर रोने के बाद आसिफ ने सब की तरफ देखा और बोला, गलती मेरी है जो मैंने उम्मी को अकेला छोड़ दिया था और इस औरत ने उम्मी को मार दिया। ये कहते हुए आसिफ फिर से रोने लगा और आसिफ की ये बात सुन सब रोते हुए हैरत से आसिफ की तरफ देखने लगे। फिर तौसीफ ने अचानक से अपनी कमीज से अपने आंसू पूंछकर कहा, भाई जो होना था हो चुका, चली अब हमें उम्मी के पास ले चली। रुखसाना ने भी अपने दुपट्टे से आसिफ के आंसू पोंछे और आसिफ से कहा, चली अजीम के अबू उम्मी के पास चली, वो अब भी अकेली हैं। आसिफ जल्दी से उठा और बोला, हाँ चिल्लू सब उम्मी के पास, वो अब भी अकेली है। ये कहकर आसिफ सब के साथ अपने वालिदा की लाश के पास गया तो वहां जाकर देखा तो आसिफ की वालिदा की लाश को जगह जगह से किसी ने नोचा हुआ था। आसिफ जल्दी से रोते हुए बोला, ये कैसे हो गया, देखो मेरे भाइयों ये क्या कर दिया उन्होंने। तौसीफ रोते हुए बोला, हाँ भाई देखो उम्मी को किस तरह मारा है, उन शैतानी चीजों ने उम्मी का गोश्त खाया है उन्होंने। काशिफ भी अपने वालिदा का हाथ थामे बैठकर रोने लगा और एक बार फिर से सब रोने लगे। इतने में रोते हुए तौसीफ की नजर पास में ही गिरे हुए इस कफन पर पड़ी और तौसीफ रोते हुए उठा और उस कफन को जाकर उठाया। फिर इसे गौर से देखते हुए बोला, भाई ये कफन यहाँ कैसे आया। और तौसीफ की बात सुनकर सब आहिस्ता आहिस्ता चुप हो गए और तौसीफ की तरफ देखने लगे। फिर आसिफ ने सबको सारा वाक़या बताया, कफन का और अपने वालिदा की मौत का। तौसीफ बोला, इसका मतलब है कि जब हम सब इस कमरे में रो रहे थे तो इसी दौरान उन चीजों ने उम्मी की लाश को भी ना छोड़ा और उम्मी की लाश को नोचा उन्होंने। आसिफ ने कहा, हम उनसे बदला जरूर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उनका सत्यानाश कर देंगे। ये कहते हुए आसिफ ने जल्दी से मोबाइल निकाला और फिर से ज़हूर हाशमी साहिब को फोन किया और उनको अपनी वालिदा की मौत और अपनी वालिदा की लाश के साथ की गई बेहुरमती के बारे में बताया और कफन के बारे में भी बताया। ज़हूर साहिब ने कहा कि इस कफन को कमरे से बाहर फेंक दो और सब एक जगह रहूं, मैं इंशाअल्लाह सुबह पहली फुर्सत में ही आप लोगों के पास आ रहा हूं और सुबह आप लोगों की वालिदा की नमाज जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम उन शैतानों को नीस्तो नाबूद कर देंगे इंशाअल्लाह। आसिफ ने भी कहा, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। और फिर आसिफ ने फोन बंद किया और कफन कमरे से बाहर फेंक कर दरवाजा बंद कर लिया और सब लोग वालिदा की चारपाई के पास बैठ गए और फिर सुबह तक जागते रहे। इस दौरान बच्चों को रुखसाना ने सुला दिया था और फिर सुबह फजर की अजान की आवाज सुनाई दी और उसके कुछ देर बाद ही आसिफ मस्जिद गया और अपनी वालिदा के इंतकाल का ऐलान करवाया और वापस घर आ गया। और फिर कुछ ही देर में आसिफ को ज़हूर हाशमी साहिब की कॉल आई और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे इलाके से कुछ ही दूर हूं, बस कुछ वक्त में ही तुम्हारे पास आ जाओगा। तहरीर दीमी वुल्फ। आसिफ ने कहा, ठीक है ज़हूर साहिब। इसके बाद हल्की हल्की सूरज की रोशनी सह में आने लगी। आसिफ ने तौसीफ के साथ जाकर वालिदा के कफन दफन का बंदोबस्त किया और फिर इतने में दोबारा ज़हूर हाशमी साहिब की कॉल आई और उन्होंने आसिफ से कहा, मैं आप लोगों के इलाके में आ गया हूं, मुझे बता दो किसी गिल्ली में आना है। आसिफ ने ज़हूर साहिब से कहा, आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं। ज़हूर साहिब ने कहा, इस वक्त में इस इलाके की एक मनार वाली मस्जिद के सामने खड़ा हूं।